गुड इवनिंग भारती। वीडियो मेरा क्लियर नहीं आ रहा है ना आज? एक दो मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और लोग जिसको अगर जुड़ना हो तो वो जुड़ गए, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हाँ हाँ, पता नहीं क्यों आज कुछ गड़बड़ हो गया, क्लियर नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग शिल्पी। अब सही हुआ? अब शायद सही लग रहा है। ओके। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एनईबी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? अब सही है ना? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सही दिख रहा है आपको? ओके। फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, है ना? 5 मिनट हो भी गया क्लास ज्वाइन किए। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सेट के बारे में और प्रखर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। हाँ,
यहाँ तक आपका हो गया था। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। असेसमेंट एंड रिपोर्ट कार्ड, एनईपी 2020। एनईपी 2020 में बात चल रही है, ठीक है, एनईपी 2020 की बात चल रही है। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि असेसमेंट और रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या बोला गया है एनईपी 2020 में। तो report card will show credit for vocational studies along with marks of regular subject। इसमें क्या है, जो असेसमेंट है वो जैसे कि पहले ग्रेड वगैरह मिलता था ना, पहले हम लोग को क्या मिलता था, पहले हम लोग को नंबर मिलता था परसेंटेज में, हम लोग को जो हमारा कार्ड होता था, मतलब कि जो हमारा रिजल्ट होता था वो ऐसे मिलता है। लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने क्रेडिट सिस्टम लिया दिया, ठीक है। अब क्रेडिट मिलेगा कि जिन लोगों ने जितनी चीज़ें की हैं, जैसे कोई फर्स्ट ईयर किया तो उसको उतना क्रेडिट मिला, ठीक है। हर का अलग-अलग उसमें पहले से मतलब डिसाइड है, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर में क्या कितना क्रेडिट मिलेगा, सेकंड टर्म के एग्जाम से कितना क्रेडिट मिलेगा, थर्ड में कितना क्रेडिट मिलेगा, सबका अलग-अलग है। तो उस हिसाब से है कि अब क्या होगा, अब किसी को परसेंटेज वगैरह नहीं मिलेंगे, सबको क्रेडिट मिलेगा, कितने क्रेडिट आपने अर्न किए हैं। द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन विल बी एडजस्टेड। और ये भी है कि बच्चों का न्यूट्रिशन कैसा है, उसका हेल्थ क्या है, उसको भी नोट किया जाएगा। दिस विल बी डन थ्रू हेल्दी मील्स एंड रेगुलेशन हेल्थ, ओके, रेगुलेट हेल्थ चेकअप। हेल्थ कार्ड विल बी इशू टू मॉनिटर द सेम। और एक क्या है, जैसे असेसमेंट कार्ड होता है कि जो हमारा नॉलेज है उसका असेसमेंट होता है, ठीक है। उसी तरह एक और कार्ड दिया जाएगा, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। उसमें क्या है, उसमें बच्चे का हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में लिखा होगा, एक मतलब कि उसका हेल्थ कैसा है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसमें उसने मील कैसा लिया, मतलब ओवरऑल जो उसका है, जो उसका हेल्थ है उसके बारे में उसमें मॉनिटर करके लिखा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड नियमित विषयों के अंकों के साथ-साथ व्यावसायिक अध्ययन के लिए क्रेडिट कार्ड दिखलाएँगे। जो हमारा क्रेडिट मिलेगा कि हमको, ठीक है, कि जो भी क्रेडिट मिला, 100 क्रेडिट हमको मिला, तो वो क्या, वो आगे चल के जो व्यावसायिक अध्ययन अगर हमें कहीं जॉब पानी है, तो उसके लिए हमारे क्रेडिट क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दे दिया जाएगा, ओके, और एक कार्ड बनाया जाएगा जिस पे हर चीज़ें क्या होगी, ट्रैक करके लिखी रही रहेंगी। अब हम बात करते हैं FLN, ठीक है। जैसा शिल्पी ने बोला था कि इसके बारे में भी मैम बता दीजिएगा। FLN क्या है? FLN का फुल फॉर्म क्या हो गया? फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी, ओके। इसका फुल फॉर्म है। तो ये थोड़ा सा नया चीज ऐड हुआ है, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। ये किसके तहत आया था? निपुण भारत मिशन के तहत इसको ले आया गया है, जो एनईपी 2020 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम और इसका क्या है, किस लिए ये ले आया गया है, ये इसलिए ले आया गया है कि 3 से 9 साल वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि थोड़ा पढ़ लिख ले, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को पढ़ ले, मतलब सेंटेंस वगैरह को, और राइट कर ले, ओके। और बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सके, जो बेसिक होती है, ठीक है, ताकि वो जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें वो काम आ सके। और क्या उसके अंदर हो सके, बेसिक लर्न स्किल, ठीक है, जो बेसिक स्किल होती है उसको बच्चा लर्न कर सके, ओके। तो और जो ये प्रोग्राम है वो कब तक इसका टारगेट है, कब तक करना है, वो 2026 से 2027 के बीच में इसको पूरा कर लेना है। इसका मतलब मेन ये है कि हमारे देश में अभी मतलब जो लिटरेसी रेट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, और बहुत सारे खासकर जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते, वो शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हैं। तो उनका एम, उनको इसके एम का, इनके तहत एनईपी 2020 के तहत एक स्कीम ले आई गई, FLN, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, मतलब कि फाउंडेशन तैयार करना है लिटरेसी साक्षरता का, और किसका, जो न्यूमेरिकल चीजें हैं उसका भी बच्चा
अंगगणित का मतलब कि बच्चा थोड़ा बहुत नॉलेज उसको हो जाए। उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें कि 3 से 9 साल के जितने भी बच्चे हैं और जिनको नहीं आता चीज़ें, उनको उनके तहत उनकी पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? बेसिक जो मतलब है कि रीडिंग की नॉलेज हो जाए, उसको थोड़ा बहुत राइट कर ले, ठीक है? और मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो बेसिक है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है, जोड़ने-घटाने को, उसको आए और थोड़ा बहुत बेसिक स्किल जो है, वो बच्चे को आ जाए। तो यही हो गया एफएलएम। आ गया शिल्पी समझ में? और इसकी जो टैग लाइन है वो क्या है? निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। मतलब कि बच्चों को भाषा और उसमें गणना का जो है मतलब मैथमेटिकल नॉलेज को देना है। इसका मेन एम यही है। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? आगे समझ में एफएलएम। ओके चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में क्या बोला गया है? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मतलब कि शिक्षा पे जो अधिकार है वो सबका है, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है? चाहे वो मतलब उसको कोई डिसेबिलिटीज हो, वुमेन्स हो, कोई भी हो, सब पे शिक्षा शिक्षा का अधिकार है और सारे बच्चे एक साथ मिलकर समावेशी शिक्षा लेंगे। इन्होंने एक स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये किसके लिए है? एसटी, एससी, ओबीसी एंड सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है? जो बच्चे डिसेबल हैं उन लोगों के लिए भी है। स्टूडेंट टू बी एक्सपेंडेड, ये लोग इनको क्या होंगे? उसके लाभ ले सकेंगे। तो बोला गया है कि जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, जो थोड़े पिछड़े हैं, उनको भी शिक्षा देने के लिए एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलाना चाहिए, ठीक है? और क्या बोला गया है? द पॉलिसी एम फॉर 100% इनरोलमेंट टिल क्लास 9 बाई 2030। 2030 तक 100% इनरोलमेंट होना चाहिए क्लास 9 तक एंड 50% इनरोलमेंट होना चाहिए हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग लेते हैं, ठीक है? हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन सब लोग ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे एरिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पिछड़ी एरिया चल रही है कि उसमें कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम सबकी होती है। लेकिन हायर एजुकेशन का रेट आप सोचिए कि 50% से भी कम है। और ऐसा एक रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि 2035 तक कम से कम हायर एजुकेशन हम 50% लोगों तक पहुँचा सकें, ठीक है? मतलब देश के जो 50% लोग हैं, उनके उनके पास हायर एजुकेशन पहुँच सके 2035 तक। और 100% एनरोलमेंट कब कितना हो सके? जो छोटे बच्चे हैं टिल क्लास 9 मतलब क्लास 9 तक 100% एनरोलमेंट पहुंच सके। इसका टारगेट कब है? 2030। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि हायर एजुकेशन का 50% कितना एनरोलमेंट होगा 2035 तक? तो 50% ऐसा भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि 50% हायर एजुकेशन का जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो करने का कितना मतलब किस ईयर तक टारगेट रखा गया? तो 2035 तक। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं हिंदी में इसको। एसटी, एससी, ओबीसी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह जो है उनके लिए क्या है? एक छात्रवृत्ति पोर्टल बनाना चाहिए, ठीक है? उसके थ्रू इनको छात्रवृत्ति दी जाए ताकि ये लोग प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन वगैरह जो भी करना है ये लोग अपना कर सकें। नीति का लक्ष्य क्या है? 2030 तक कक्षा 9 तक 100% नामांकन करना है। और ईयर क्या होगा? 2035 में क्या करना है? 50% करना है उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है? जो प्राइमरी के लिए अगर करना है, आप बोली सेकेंडरी तक करना है, तो ये करना है 2030 में। और हायर एजुकेशन का जो करना है वो करना है कब? 2035 तक करना है। इसको 50% करना है और प्राइमरी और सेकेंडरी तक क्या करना है? 100% करना है।
अब हम लोग देखते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए क्या चीज़ें हुई हैं। मेरा वीडियो आ रहा है ना, ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं मेरा। ठीक है, ओके शिल्पी। और बाकी लोग कौन जुड़े हैं? 3 लोग और भी जुड़े हैं, 2 लोग और जुड़े हैं इसमें। कौन जुड़ा थोड़ा वो भी बता दें, क्लास में कब आए हैं? कौन आया है क्लास में? अब हम बात करते हैं कि हायर एजुकेशन के बारे में क्या बोला गया है एनईपी में, ठीक है? एनईपी 2020। अभी हम लोग क्या देखे थे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए क्या-क्या चीज़ें बोली गई हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है? पहला इसमें क्या बोला गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी विल बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू रेगुलेशन कॉल्ड द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब कि जो यूजीसी है उसको क्या कर देना चाहिए, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और क्या एक नया कमीशन बनाना चाहिए। क्या होना चाहिए वो? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। इसको आप लोग याद रखिएगा। which will govern the entire higher education except for medicine and law। मतलब कि ये क्या होगा, जो ये कमीशन बनेगा वो सारे जो हायर कमीशन है उसको क्या करेगा, गवर्न करेगा। वो उसको देख रेख करेगा, उसको देखेगा और जो भी नई चेंजेस है उसमें वो लागू करेगा उसको। लेकिन एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ने की बात की गई है? मेडिसिन और लॉ को इसमें छोड़ने की बात की गई है। और मेडिसिन और लॉ को छोड़ के सारे जितने भी हायर एजुकेशन से जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसको कौन गवर्न करेगा? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया। हाँ, ओके। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 और 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम के बारे में भी बात की गई है। जैसे अभी हम लोग बीएड के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में आप लोग को पढ़ेंगे, ठीक है? और इसमें एक चीज और है कि इन्हीं के द्वारा जो एमफिल थी इसको खत्म की गई है। किसके द्वारा हुई है? 2020 के द्वारा ही, एनईपी 2020 के द्वारा ही ये खत्म की गई, ठीक है? 2020। और विद टर्म ड्रॉप आउट आर टू बी गिवन क्रेडिट विद द ऑप्शन टू कंप्लीट देयर डिग्री आफ्टर ए ब्रेक। जैसे कि अभी हम लोग इसके पहले इसकी बात हुई, जैसे कि किसी को अपनी जो पढ़ाई है उसको ड्रॉप आउट करना है, तो उसको पूरी तरह से खत्म नहीं करना। उसको क्या करना, उसको उसको जो भी करेगा, अगर 1 साल का कोर्स किया है तो 1 साल का उसको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है? तो और उसके बाद वो डिग्री अपनी ब्रेक करके दूसरा काम पे जा सकता है और फिर आके वो अपनी डिग्री ले सकता है। देयर विल बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, ठीक है? अब हम लोग हिंदी में एक बार देख लेते हैं इसको। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को भारतीय उच्च शिक्षा आयोग नाम का एक नियामक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। मतलब यूजीसी को जो है, यूजीसी को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और 3 या 4 साल का क्या करना है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलाना है, जिससे बच्चों को आराम से शिक्षा मिल जाएगी। इससे क्या फायदा होगा बच्चों को? अगर जो 4 साल का बीएड है तो वो 4 साल में उसको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल गई और उसको बीएड की भी डिग्री मिल गई, तो वो बच्चा अपने जो आगे की शिक्षा है उसके लिए वो ज्यादा जल्दी तैयार हो पाएगा, ठीक है? या तो उसको घर संभालना है या फिर उसको और कुछ करना है, ठीक है? तो इसके लिए अच्छे से तैयार, तो ये चीज़ अच्छी बात थी इसमें। अभी क्या है, अभी अगर हम लोग को बीएड करना है तो हमारा 5 साल समय जाता है। हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल, उसके बाद 2 साल का बीएड करते हैं। मिड टर्म
ड्रॉप आउट के ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरी करने के विकल्प के साथ क्रेडिट दिया जाना है। ठीक है, मतलब अगर किसी को ड्रॉप आउट करना है तो उसको उसमें क्रेडिट दिया जाएगा और वो बाद में आके फिर वो अपनी पढ़ाई आगे से कर सकता है, और नहीं करेगा तो उतना क्रेडिट उसके पास तो रहेगा ही। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF, ठीक है, ये सब सारे नए नए टर्म आए हैं। द गोल ऑफ विल बी इनेबल टू कल्चर्स, ठीक है। एक मिनट। एक क्या करना है, इनके द्वारा बताया गया था कि एक फाउंडेशन बनाना है, मतलब कि एक फाउंडेशन बना देना है। एक तरह से मान लीजिए कि एक कमेटी कमीशन बना देना है, ठीक है, मतलब समझने के तौर पे। उसका नाम रहेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये क्या करेगा कि जो भी यूनिवर्सिटी में जो भी रिसर्च हो रही है, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको फंडेड करेगा, पैसा देगा, और वो रिसर्च के ऊपर भी अपना फोकस बनाएगा कि जो रिसर्च वगैरह हो रही है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। द NRF विल गवर्न इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर ये गवर्न करेगी कि जो यूनिवर्सिटी कर रही है, जो जैसे कि यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है तो उसको फंड मिलता है, ठीक है, अलग अलग जगह से फंड मिलता है, जैसे कि यूजीसी से फंड मिल जाता है उसको, और भी बहुत सारी चीजों से फंड उसको मिलता है, ठीक है। तो वो जो फंड होता है तो उसको अच्छे से देखने के लिए एक आप क्या बनाइए, एक आप कमेटी बना दीजिए कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके, जो जो भी फंडेड जा रही है, जो भी फंड यूनिवर्सिटी के ऊपर जा रहा है उसके ऊपर वो गवर्न कर सके, उसको देख सके कि ओके विज्ञान, तो उसको देख सके कि जो जो चीजें के लिए ये फंड दिया जा रहा है वो अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत सारे फंड दिए जाते हैं, रिसर्च करने के लिए दिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह कराने के लिए भी फंड दिए जाते हैं, और जैसे वर्कशॉप कराने के लिए यूनिवर्सिटी को फंड मिलता है, ठीक है। और जैसे आप कह सकते हैं कि ये क्या दिमाग है, जैसे फील्ड वर्क कहीं ले जाना, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी से फंड मिल जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी अब कुछ फंड अपने पास से देती है टीचरों को, और कुछ फंड बाहर से ले आती है, जैसे कि यूजीसी से ले आई फंड। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, अलग अलग तरह से फंडेड होती है, कुछ इंडियन ऑयल से फंड ले, मतलब जिस फील्ड में काम हो रहा है तो अलग अलग चीज, अलग अलग जो संस्था है वो भी क्या करती है, वो भी फंडेड करती है। तो सब कोई अपना अपना ध्यान नहीं दे पाता, तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि एक अलग तरीके से एक बनाया जाए, कमेटी बना दी जाए, जो ये सारे जो फंड मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी को उसको वो गवर्न कर सके, देख सके कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, रिसर्च अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू बी एक्सपेंडेड, ठीक है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, जितने भी ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, वो आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा उसको, उसका आप लोग जो फुल फॉर्म है वो भी कहीं लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा उसको। टू द फॉर्म दैट विल प्रमोट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखेंगे कि हर एक चीज़ का क्या करना है, एक कमेटी बनाने की बात हुई है कि हर एक चीज़ के लिए, जैसे रिसर्च का ध्यान देना है तो उसके लिए एक बना दीजिए आप। अब क्या इसमें बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी का फोरम बनाइए, ठीक है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक फोरम बना लीजिए, और जिसमें क्या है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो प्रमोट की जाए उसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया में। ओके, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। 50% ग्रास एनरोलमेंट इशू, बस वही हिंदी में दिया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाना है, NRF, ठीक है। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नेशनल R फॉर रिसर्च, F फॉर फाउंडेशन, ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है कि जो भी रिसर्च हो रही है उसको क्या सके, स्वतंत्र रूप से वो गवर्न कर सके। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार करना है, शिक्षा को क्या करना है, मुक्त करना है, और जो दूर जो हम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं उसका हमको विस्तार करना है, क्योंकि देखिए आज के समय में सब लोग हर जगह जाकर शिक्षा लेना मुश्किल हो गया, जैसे कि अभी ऑनलाइन कोचिंग तो बहुत अच्छा उदाहरण हो गया है ना।
कि सब लोग घर बैठे-बैठे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और कोचिंग भी कर ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा। नहीं तो ऐसे फिज़िकली तौर पे कहीं कोचिंग जाओ, 1-2 घंटे का टाइम वेस्ट होता था, वहाँ जाके पढ़ो, ठीक है? मतलब वहाँ जो पढ़ रहे हैं तो वो तो बेटर है। फिर घर आओ, मतलब 1-2 घंटे का टाइम ज़्यादा जाता था। उसमें क्या, अगर बच्चा चाहे तो वो भी जो घंटा 2 घंटा टाइम वेस्ट हो जाता है, उसको भी अपनी पढ़ाई में लगा सकता है। तो दूरस्थ शिक्षा शिक्षा का ये तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, और बहुत सारे कोर्सेज़ वगैरह भी हैं जो दूरस्थ शिक्षा से हम ले सकते हैं। लेकिन ये है कि ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना अच्छे से ले पाते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि बच्चा टीचर से थोड़ा कम कनेक्ट हो पाता है, ये थोड़ा दिक्कत है उसमें कि हर चीज़ नहीं पूछ पाता है। कुछ प्रॉब्लम भी हैं, कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, दोनों बात है। ये सब विज्ञान और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, ठीक है? NEPF, NEPF, ओके। ये सब चीज़ें थोड़ा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग का ये वाला टॉपिक एकदम से खत्म हो चुका है, ओके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी, वो मैंने बता दिया सब, ठीक है। और अगर और कुछ बच गया है, वैसे कुछ बचा नहीं है मेरी नज़र में, और अगर कुछ बच गया है या फिर आप लोग को लगता है कि कुछ मैंने नहीं पढ़ाया, तो वो मुझे आप बता दीजिएगा। और किसी दिन नेक्स्ट क्लास में या फिर जब हमारा रिवीजन होगा तो देखते हैं, कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो उसमें ऐड कर देंगे मैं, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं। ये कौन सा टॉपिक है? यूनिट 2। यूनिट 2 का कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है, ओके। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। ये जो टॉपिक है यूनिट 2 का बी पार्ट जो है, ये काफी इजी है। इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको याद करनी है और बाकी सब चीज समझना है। ये क्या है? इसमें है पॉलिसी फार्मूलेशन। सिर्फ ये चीज आपको याद करना है और बाकी सब कॉन्सेप्ट बेस है, सिर्फ समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो इसका ए पार्ट था, बहुत सारी कमेटी एंड कमीशन था इसमें इसमें तो सब आपको याद करना था, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन उसको क्या करेंगे, जब आपके उसमें है सिलेबस में दिया हुआ, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं उसका। लेकिन इसको आपको सिर्फ समझना, सिर्फ पॉलिसी फार्मूलेशन पढ़ेंगे, और उसको मैं बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तुरंत आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ये तो मेरी गारंटी है। अभी समझ के जाएंगे भी आज आप लोग उसको। आज ये पूरा पार्ट हम लोग खत्म कर देंगे, इसमें कुछ है ही नहीं पार्ट में, जो है पॉलिसी फॉर्मेशन। और जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं, अगर यूनिट 2 के बी पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आया है, तो पॉलिसी फार्मूलेशन से ही ज्यादातर क्वेश्चन आज तक पूछे गए। इन लोग से क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं या फिर न के बराबर आए हैं। जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं, सब पॉलिसी फार्मूलेशन से ही क्वेश्चन देखा गया है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या, चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन। पॉलिसी एंड एजुकेशन के बीच रिलेशनशिप क्या है? जैसे कि अभी जो पॉलिसी हम लोग एनईपी के बारे में पढ़े हैं, तो एनईपी का एजुकेशन से क्या रिलेशन है? बहुत सारी पॉलिसी पढ़ी, जैसे हम लोग पढ़े हैं जस्टिस वर्मा कमेटी पढ़े हैं, ठीक है। कमेटी पॉलिसी जो भी आप कह लीजिए उसको, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोग पढ़े हैं, तो उसका शिक्षा से क्या संबंध है, बस यही पढ़ना है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, आप सब लोग को पता है। लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिसी। पॉलिसी और एजुकेशन के बीच में लिंकेज का क्या है, मतलब लिंक है, ठीक है। क्या क्या लिंक है इसमें? तो लिंक तो है ही, क्यों नहीं है? जो जो भी पॉलिसी बनेगी उसका एजुकेशन पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, तो वही बस है, और कुछ नहीं है उसमें। और नेशनल डेवलपमेंट डिटरमाइन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, ठीक है। नेशनल पॉलिसी का डिटर्मिनेशन पढ़ना है, एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी को हम कोई बनाते कैसे, मेन टॉपिक इसका यही है। तो इसमें स्टेप वगैरह सब दिए हैं कि कौन कौन सा स्टेप आपको पढ़ना है। जैसे मैं कहती हूँ ना हमेशा, कि आपका सिलेबस आपके पास रहे तो आप करीब 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आप अपने सिलेबस को सिर्फ पढ़ के जाइए, 15-20 क्वेश्चन आपके ऐसे, 15 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, 12-15 क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आ गया आपके एग्जाम में, और यूनिट बी से यही क्वेश्चन आता भी है, पार्ट बी से इसी में यही क्वेश्चन आएगा आपने, अगर आया तो यही आया, और आपके सिलेबस में दिया। अगर आप दिन में एक बार सिलेबस भी अपना देख लेते हैं, एक बार यूनिट भी देख लेते हैं, कौन सी यूनिट मैम पढ़ा रही है, तो भी आपकी चीजें तैयार होती रहेंगी। पॉलिसी फार्मूलेशन का स्टेप क्या है, ये देखिए आपके सिलेबस में ये दिया हुआ। पहला क्या है? एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ठीक है। जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, फिर इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। उसके बाद क्या होगा? मेकिंग ऑफ द पॉलिसी डिसीजन, प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन,
एंड पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सब्सिक्वेंस पॉलिसी साइकिल। एकदम आपका सब यही आपका सिलेबस में हम बता रहे हैं, ठीक है। उसी में दिया हुआ, अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा जो आपका सिलेबस में लिखा है, बस पूरा स्टेप है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। एक बार हम लोग हिंदी में देख लेते हैं कि नीतियां और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है। बहुत सारी जो नीतियां होती हैं ले आई जाती है, उसका शिक्षा के बीच में क्या संबंध है। कोई भी नीति आती है तो उसका तो अगर वो शिक्षा के लिए है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर नहीं शिक्षा के लिए किसी अदर चीज में आ रही है तो भी इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उसका शिक्षा से कनेक्शन तो होता ही है। शैक्षिक नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध क्या। जो शिक्षा की नीतियां आई हैं उसका राष्ट्रीय विकास, जैसे कि एनईपी का, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर में समझिए कि जो एनईपी आई है उसका राष्ट्रीय विकास में क्या संबंध है। पूरा पूरा संबंध है कि नहीं, वो एनईपी लाई ही गई है कि शिक्षा आगे बढ़े, उससे हमारा राष्ट्र विकास हो। शैक्षिक नीतियों के निर्धारण, उनका निर्धारण कैसे होता है, शैक्षिक नीतियों का डिटर्मिनेशन कैसा होता है, और नीति निर्माण की प्रक्रिया, जो हम नीति कोई बनाते हैं तो उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ये मतलब है। और इसमें इसका स्टेप दिया कि मौजूदा स्थिति का विश्लेषण के बारे में क्या समझ रहे हैं आप। नीति विकल्पों का निर्माण के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नीति विकल्पों का मूल्यांकन, नीतिगत निर्णय लेना, नीति क्रियान्वयन की योजना बनाना, नीति प्रभाव मूल्यांकन और बाद के नीति का चक्र। ये क्या है, एक साइकिल है पूरी, जो मैं बताती हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। Educational policy refers to the collection of law and rules that govern the operation of educational system। जो educational policy होती है उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें collection of law मतलब कि जो रूल होते हैं और लॉ होते हैं, ठीक है। जो नियम है उनका क्या है, एक तरह का संग्रह। नियम कानून का मतलब होता है ना कि लॉ एंड रूल्स, ठीक है। कानून और नियमों का क्या है, संग्रह होता है, जिसके द्वारा कोई भी एजुकेशन सिस्टम जो है उसके द्वारा वो गवर्न किया जाता है, उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उसके द्वारा क्या होता है, संचालित किया जाता है या चलाया जाता है, ठीक है। जो पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी में क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं और उसको फॉलो करके हम जिस लिए पॉलिसी बनाते हैं उसको हम गवर्न करते हैं। मतलब अगर हम कोई पॉलिसी बनाए, जैसे एनईपी हुई, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाए तो किसके लिए बनाए, एजुकेशन में उसको विकास करने के लिए बनाए, ठीक है। एजुकेशन विकास करने के लिए हम पॉलिसी बनाए, तो पॉलिसी में था क्या, अभी जो हम लोग पढ़े उसमें क्या था, उसमें रूल्स एंड लॉ ही थे ना, अभी जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। इसीलिए पार्ट वन में क्या है वो पार्ट टू से कनेक्ट है, पार्ट टू का पार्ट थ्री में कनेक्ट है, पार्ट फोर का पार्ट थ्री का पार्ट फोर्थ में, तो सब कनेक्ट करके हमको सब दिया गया है, तो इससे पढ़ाने में भी आसान है, पढ़ने में भी आसान है। तो ये क्या, ये सिलेबस जब बना तो एक नीति के तहत बना, एक नीति बनाया गया उसमें कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या किस किस पॉइंट में क्या क्या रखना है, ठीक है। तो सब अच्छे से उसको एनालिसिस करके ये सिलेबस आपका बना है। तो उसी तरह आप समझिए कि कोई भी पॉलिसी बनानी है, हमें एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनानी है, तो क्या करना है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन डालना है जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको अच्छे से उसके द्वारा गवर्न कर सके और एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो सके। एजुकेशन पॉलिसी एनालिसिस इज द स्कॉलरी स्टडी ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा नीति है वो विश्लेषण शिक्षा नीतियों का विद्वतापूर्ण अध्ययन करता है, ठीक है। मतलब यही है कि जो पॉलिसी हमारी बन रही है उसका क्या है, पहले जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसका हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है, तब हमारी जो पॉलिसी जो है वो बनती है। अब इसमें देखते हैं कि रोल क्या है, रोल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी अगर बनती है तो क्यों बनती है, उसका क्या रोल है, क्या जरूरत पड़ती है उसको। ए प्रोसेस थ्रू विच एनी सोसाइटी हैंडल एन एजुकेशनल प्रॉब्लम। It includes a society's expressed intention and official enaction, as well as it consists pattern of activity and inactivity in the area of the education। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी समाज शिक्षक समस्या का समाधान करता है, ठीक है। पॉलिसी के द्वारा क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखी, ये दिक्कतें इसमें आ रही हैं, तो उसके लिए क्या बना, एक पॉलिसी बनी, एनईपी, जो नई शिक्षा नीति बनाई गई। तो वही कह रहा है कि समाज जो है शैक्षिक चीजों के समाधान के लिए कोई न कोई पॉलिसी का बनाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें समाज के अभिव्यक्त इरादे और आधिकारिक अधिनियमों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधि और निष्क्रियता के अंतर पैटर्न शामिल होता है। मतलब कि जो भी हमें काम करना है, जो चीज हम आउटकम चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है, पहले प्रिपरेशन करना है और कोई न कोई पॉलिसी बनानी है, उसमें रूल्स एंड लॉ डालने हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है।
और फिर उसके बाद हमको अच्छा आउटकम मिलेगा। The process by which government translate their educational vision into program and activity to deliver outcomes that is desirable change in the real world। ठीक है, जो जो कोई भी क्या बनती, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो क्या होती हैं कि गवर्नमेंट जो अपना प्लान है, जो अपना एम है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या करता है, उसको एक रूल्स रेगुलेशन के तहत पॉलिसी में ढाल के ले आता है, और उसके बाद जो उसका डिज़ायरेबल चेंज है, ठीक है, जो वो चाहता है, जो गवर्नमेंट चाहता है, उसके द्वारा अपने रियल वर्ल्ड में उसके द्वारा परिवर्तन करता है। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसी इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या है, ठीक है? इंटरनल कंट्रोल, इसके द्वारा क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाई, एनईपी बनाया गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत सारी एनईपी, 3 एनईपी आ चुकी है ना, 2020 बनाया, तो वो क्या करना है, वो सबको हर स्टेट में उसको लागू करना है, ठीक है, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज जितने भी हैं सबको ये सब में ये लागू होगा। तो इससे क्या, इससे एक इंटरनल कंट्रोल भी है कि एक जो सरकार है, सर्वे सर्वा है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं तो कितने लोग आ रहे हैं और क्लास देख के निकल जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। मुझे तो अलग से चेक करना पड़ रहा है ना। फिर मैं क्या बोल सकती हूँ? जब लोग यहाँ आके एक बार बोल भी कुछ नहीं सकते, मैं कितनी बार बोलूँ? मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ अभिज्ञान कि सब लोग बोला करिए, लेकिन किसी को बोलना ही नहीं है, क्या करूँ? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो भी कोई नहीं बता रहा है। जबकि जब ज़्यादातर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैं पढ़ाई हुई हूँ, वही पूछती हूँ कि अच्छा मैंने वो पढ़ाया था इस टॉपिक से, क्या आपने बताया? लेकिन तब भी नहीं बता रहे हैं लोग, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। कुछ दिन में हमारी क्लासेस यूट्यूब पे होने वाली है, देखिएगा उस पे कितने अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। मैं देखती हूँ और कि यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं, उसमें देखती हूँ इतने लोग, मतलब एक-एक दिन में 100 डेढ़ 100 बच्चे देखते हैं वो क्लासेस। कभी-कभी कम भी देखते हैं, लेकिन कभी-कभी देखते हैं कि 100 डेढ़ 100 बच्चे एक-एक क्लास देख लेते हैं। और उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जब क्लास में होता है, लाइव वीडियोज़ पे जब चलती है तो लाइव कमेंट करते हैं कि मैम ये बताइए, वो बताइए, मतलब जो भी था पता नहीं, आपको क्लास नहीं सुनाई दे रही है क्या? तो कुछ लोग बताते हैं कि नहीं रिकॉर्डेड क्लास है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बोलते यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ बताइए? आप सब लोग बोलते तो मुझे भी तो अच्छा लगता, आप सोचिए। जो चीज़ नहीं आता है कम से कम उसको ना ही बोल दिया करिए, हाँ। चलिए अब क्या कर सकते हैं? इंटरनल कंट्रोल, ठीक है? जो जो पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, तो उसपे इंटरनल कंट्रोल भी है कि उसमें जो कम ज़्यादा करना है वो कौन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? केंद्र सरकार। अब हम लोग देखते हैं कि मिनिमाइज़ कॉस्ट, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वगैरह होती है, उसमें जो कॉस्ट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। हाँ, क्या है ना कि जितने बच्चे जुड़े हैं, उन लोग का मेरे पास तो नंबर है नहीं कि मैं पर्सनली उनसे बात कर सकूँ, ठीक है? तो ये मैं भी चाह रही थी पर्सनली बात करना। तो उसके लिए संडे को हम लोग 10 एएम को गूगल मीट रखे हैं, ठीक है? 10 एएम को संडे को, मतलब आने वाला जो संडे है, तो 10 बजे, आपका 10 बजे सुबह में गूगल मीट होने वाला है, सारे बच्चों का। उसपे मैं भी जुड़ूँगी और आप लोग को भी जुड़ना मैंडेटरी है, सब लोग जुड़िए उसपे, ठीक है? तो हम लोग आमने-सामने बात करेंगे, तो हो सकता है कि जो हम लोग का एनवायरनमेंट है एक अच्छा बन सके, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो सके। अभी क्या, अभी मैं आप लोग को देख रही हूँ, अरे मतलब मैं आप लोग को देख नहीं रही हूँ, आप लोग ही मुझे देख रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसके माइंड में क्या हो रहा है। इसी वजह से हम लोग गूगल मीट रखे हैं कि जितने भी फ़िल्डर फॉर्म के बच्चे हैं, सारे बच्चे ऐड होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बेइज़्ज़ती ना कराइएगा मेरी, ठीक है? ऐसा ना हो कि एजुकेशन का कोई बच्चा नहीं आया। तो प्लीज़ आप लोग 10 बजे, संडे का दिन है, सब खाली रहते हैं, तो 10 बजे आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है?
अब वहाँ जाके ये ना हो कि पता चला कि मेरे क्लास में उस दिन भी कोई बच्चा नहीं आया, तो ऐसा मत करवाइएगा आप लोग। हाँ? आप सब लोग आइएगा और वहाँ पे हम सब लोग बात करेंगे अच्छे से, और वहाँ आप सारे टीचर्स एक साथ देख पाएँगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को भी, ठीक है? और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ हम लोग खुल के बात करेंगे, ओके? क्यों क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो भी अपनी दिक्कत है वो आप लोग बताइएगा। अगर वो मतलब ठीक है, अगर अगर वो मानने लायक रही तो मानी भी जाएगी, लेकिन अब ये है कि कोई कह रहा है कि हम 4 बजे खाली होके 4 बजे क्लास करें, कोई कह रहा है नहीं मैम 8 बजे करिए। हाँ, तो ये तो नहीं मान पाएँगे हम लोग, क्योंकि क्लास की टाइम तो एक है, सबके साथ में और बाकी जो दिक्कत है कि पीपीटी पे मैं बना रही हूँ उसमें कोई दिक्कत आ रही है, मैं नोट्स बना रही हूँ उसमें कोई दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कत हो रही है कि आप लोगों को क्लासेस नहीं पता चल रही हैं कि 10 बजे क्लास है कि 6 बजे क्लास है, जो भी दिक्कत हो रही है, वो लोग आप मुझे बताइएगा, ठीक है? तो सब लोग फेस टू फेस उस दिन बात करेंगे, हाँ? आप लोग अच्छे से तैयार होके आइएगा, हाँ? क्योंकि उस दिन सबका वीडियो ऑन करवाएँगे हम, ठीक है? ओके अभिज्ञान। चलिए। दूसरा क्या होगा इसका? मिनिमाइज़ कॉस्ट। जो इसका कॉस्ट होता है वो बहुत कम क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह होती है ज़्यादातर फ्री होती है हर चीज़ के लिए, है ना? तो कॉस्ट उसका बहुत कम आता है। जो भी कॉस्ट आएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, और एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो लर्नर हैं, उनके ऊपर कम कॉस्ट आती है। और क्या है? बिल्ड ए लर्निंग कल्चर। इसके द्वारा क्या होता है? पॉलिसी के द्वारा जो लर्निंग कल्चर है वो एक बनता है, ठीक है? और सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है। सेटिंग गोल्स एंड एस्टेब्लिश प्रोडक्टिविटी। जो हमारा इसके थ्रू क्या होता है? पॉलिसी के थ्रू हम एक गोल्स बनाते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोडक्टिविटी को चेक करते हैं कि कितना प्रोडक्टिव हुआ कि नहीं, आउटकम मेरा कैसा आया कि नहीं आया। और इक्वालिटी, इसमें क्या होता है? जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो क्या होती है? इक्वालिटी उसके अंदर होती है, मतलब वो पॉलिसी सबके लिए, चाहे वो किसी कास्ट का बच्चा हो या तो किसी जेंडर को, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, सबके लिए एक बराबर होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, कुछ भी हो, सबके लिए कोई भी पॉलिसी आई तो एक बराबर ही आई है, ठीक है? जैसे मिड डे मील, ये स्कीम निकाली गई गवर्नमेंट ने, तो ऐसा नहीं है जितने बच्चे प्राइमरी में जाएंगे उन सबको मिड डे मील मिलेगा, चाहे वो जो भी हो। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। लर्निंग कल्चर कहाँ था? लर्निंग कल्चर, अच्छा अच्छा, इसमें का, हाँ। बिल्ड ए लर्निंग कल्चर, इसका मतलब क्या हुआ कि लर्निंग कल्चर का एक निर्माण होता है। हिंदी में भी, हिंदी में भी वही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है? चलिए, तो इसका ये हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिसी आई, ठीक है? एनईपी आई, बार बार एनईपी का ही एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। एनईपी आई, तो जो एनईपी में क्या कहा गया है? जैसे कि ये बताया गया कि इतना से इतना तक फाउंडेशन स्टेज हो गया, इतना से इतना तक सेकेंडरी स्टेज है, इतना प्रिपरेटरी स्टेज है। मतलब एक एक उसका क्या बना, एक कल्चर बन गया कि पूरी दुनिया, मतलब जैसे कि जो भारत की इसमें बात हो रही है कि जो पूरे भारत में एक वही कल्चर रहेगा, उससे अलग कुछ नहीं रहेगा। जैसे ये हुआ इंटीग्रेटेड कोर्स की बात हो रही है कि इंटीग्रेटेड कोर्स को लॉन्च करना, तो क्या बन जाएगा? धीरे धीरे वो बन जाएगा कि वो एक कल्चर बन जाएगा कि हर जगह इंटीग्रेटेड कोर्स चलेंगे, 4 साल का बीएड हो जाएगा, ठीक है? जैसे एक कल्चर बन गया कि एमफिल नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? वो धीरे-धीरे एक कल्चर बन गया कि एक ही एमफिल खत्म हो गया अब एमफिल नहीं करना है, सीधे क्या करना है? सीधे पीएचडी में एडमिशन लेके 6 महीने का कोर्स वर्क करना है। तो एक तरह से ये कल्चर बन गया। क्या कैसे बनाए? अभिज्ञान आप पूछ रहे हैं कैसे बनाए, क्या बनाए? समझ नहीं पाए, पूरी बात बताइए। तो हिंदी में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आंतरिक नियंत्रण, ओके? इससे क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा एक नियंत्रण होता है, आंतरिक इंटरनल नियंत्रण होता है, जो किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और कम लागत, जो लागत आती है वो कम आती है। गवर्नमेंट की जैसे मिड डे मील है, इसमें कोई लर्नर का कोई लागत नहीं है, जो लागत है वो किसके है? वो गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसका निर्वहन करती है। सुरक्षित शिक्षण वातावरण, इसमें क्या होता है? जो वातावरण है एक बहुत ही सुरक्षित, एक सिक्योर वातावरण रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करना और उत्पादकता स्थापित करना, पहले कुछ न कुछ किसी पॉलिसी बनाने का एम है, जैसे कि मतलब मिड डे मील है, उसका एम अपना कुछ न कुछ है कि सारे बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिल सके, क्योंकि गांव में बहुत गरीबी रहती है, सुबह सुबह सबको नहीं हो पाता है कि
उनको भोजन मिल सके। तो उसके लिए स्कीम निकाली गई है कि वो स्कूल में आए। इससे क्या होगा, बच्चे थोड़ा आना भी चाहेंगे कि स्कूल में खाना मिलेगा, एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ जाएगा और बच्चों के अंदर थोड़ा पोषण तत्व भी मिल पाएगा, जो उसको घर में नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जितने मतलब लोग इसके अंदर हैं वो मिल बाँट के खा जाते हैं, बच्चों को कमी आ जाता है। हाँ, ठीक है विज्ञान। ऐसे ही कुछ ना समझ में आए तो पता आप लोग पूछ लेंगे, क्योंकि हम क्या है बताने-बताने मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये तो ईज़ी आपको आ रहा होगा, ठीक है? तो ये हो सकता है, मुझे आया, मुझे लगा कि कल्चर्स कहने से आपको समझ में आ गया, लेकिन नहीं समझ में आया, ठीक है? तो मुझे ये नहीं पता था ना, आप पूछेंगे तभी पता चलेगा मुझे। क्या है कि कोर्स कंप्लीट करने का बहुत प्रेशर है कि हम लोग को जल्दी-जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है। अगले महीने मतलब 15 से सिर्फ 20 दिन बचे हैं कोर्स कंप्लीट करने में। आज 26 हो ही गया ना। तो कोर्स करने में सिर्फ 20 दिन में आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो गए। छठी यूनिट कंप्लीट ही होने वाली, 5 यूनिट तो हो गई है ना, छठी चल रही है ना हम लोग की। तो धीरे-धीरे कोर्स हमको बहुत जल्दी से कंप्लीट करना, उसके बाद क्योंकि रिवीजन होगा, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे सब कुछ। तो जो चीज़ें अगर हम तेज पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आए तो आप लोग तुरंत वहीं में रोक के पूछिए, ये तभी होगा जब आप ऑनलाइन क्लास में आएँगे। अब क्या होगा, समानता। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो क्या होती है, वो समान रूप से सब पे लागू होती है। अब देखते हैं हम लोग लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, जो आपका टॉपिक है। जो एजुकेशनल पॉलिसी होती है वो नेशनल डेवलपमेंट के बीच लिंकेज होती है। क्या होती है, एक ब्रिज का काम करती है, ठीक है? एक पुल का काम करती है कि अगर नेशनल पॉलिसी अच्छी रही तो क्या होगा, उससे डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। जैसे कि अभी जो एनईपी 2020 आई है वो काफ़ी अच्छे तरीके से की पॉलिसी आई है, बहुत सारी चीज़ों का अच्छे से मॉनिटर करके ही वो पॉलिसी लाएगी। हर एक जितनी भी चीज़ें हैं हर एक एस्पेक्ट के ऊपर उसमें फोकस किया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया उसमें, ठीक है? तो उसका ये है कि अगर वो पॉलिसी अच्छी तरीके से लागू हुई, जैसे कि ये है कि 2030 तक हम लोग को 50% कर देना है, क्या करना है, हायर एजुकेशन को, ठीक है? तो उससे क्या, उससे हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा कि अगर अगर इस दुनिया मतलब हमारे देश के 50% लोग हायर एजुकेशन लिए तो सोचिए डेवलपमेंट आज के समय में तो काफ़ी अच्छा होगा ना। तो वही है, एक ब्रिज का काम करते हैं, दोनों के बीच लिंकेज है। अगर पॉलिसी अच्छी नहीं रही, एजुकेशन पॉलिसी, हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं रहा, तो क्या हुआ, नेशनल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं, ठीक है? 2-3 पॉइंट है, सब समझने की चीज़ है। एजुकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल डेवलपमेंट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग, ठीक है? जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके प्ले करता है, नेशनल डेवलपमेंट में। हमारे जो देश है उसके डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इसके द्वारा क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि गुणवत्ता से, आप मान लीजिए कि अगर पॉलिसी अच्छा है तो हमारे देश के जितने युवा हैं अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोडक्शन उनका अच्छा होगा, मतलब अच्छे से अच्छी स्किल आएगी, उसके बाद वो वोकेशनल के लिए अच्छी जगह जाएँगे, ठीक है? देश विदेश में जाके अपना अच्छे से काम कर सकेंगे। डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट एंड वर्च्यू, इससे क्या होता है, एजुकेशन पॉलिसी अच्छी हुई तो हमारा जो टैलेंट है वो भी ज़्यादा निखर के आएगा। जैसे कि इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है कि क्या करना है, उसको करिकुलम में कम फोकस करा के उसके अंदर और भी चीज़ों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना, लर्निंग बाय डूइंग करके देना है, ठीक है? ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कराना है। तो इससे क्या है, और ये भी बोला गया है कि जो एक्टिविटी करानी है, गेम वगैरह का, डांस का, गेम का, ठीक है? जिससे मतलब कि ये हो गई कि को-करिकुलर एक्टिविटी पे फोकस ज़्यादा किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इससे क्या, को-करिकुलर एक्टिविटी होती है, उससे बच्चे का टैलेंट निखर के बाहर आता है। हो सकता है कोई बच्चा सिंगिंग बहुत अच्छा करे, आगे जाके बहुत अच्छा लता मंगेशकर बन जाए, हाँ, हो सकता है। तो इससे क्या है, तो ये कैसे पता चलेगा, अगर पढ़ाई ही पढ़ाई हो रही है तो बच्चे का ये टैलेंट पता चलेगा? नहीं कभी पता चलेगा। तो इसीलिए इस पे बात की गई है कि डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट एंड वर्च्यू, इससे डेवलपमेंट होता है, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल की, जो हर एक आदमी की जो पर्सनालिटी, प्रत्येक व्यक्तिगत पर्सनालिटी सबकी अलग अलग होती है। इससे क्या होता है, अगर अच्छी पॉलिसी है तो इस पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अगर हर कोई पढ़ा लिखा हो, सबकी पर्सनालिटी अच्छी है तो हमारा देश भी अच्छा होगा, है ना? क्योंकि बोला जाता है ना कि देश किससे बना है, देश हम लोग से बना। अगर हम लोग अच्छा, अगर हर व्यक्ति अच्छा करेगा तो जाके हमारा देश अच्छा बनेगा। जैसे मोदी जी ने बताया था, जो ये स्वच्छता मिशन निकाला, इसमें क्या है कि
अभी बीच में थोड़े दिन पहले चला था ना कि सब कोई झाड़ू उठा लेता, सब कोई अपने घर को साफ कर रहा था। अगर हर घर साफ हो रहा है तो पूरा देश साफ हो गया ना। पूरा देश एक साथ नहीं साफ हो सकता जब तक हर घर न साफ होगा। हर घर कौन करेगा? हम करेंगे। इंडिविजुअली हमको अपना घर साफ करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये ठान लिए कि संडे को जितने लोग हैं दुनिया में, हमारे मतलब भारत में, वो अपने संडे को घर साफ करेंगे अपना, तो हर कोई निकला संडे को साफ किया तो हो गया। तो एक तरह से हो गया ना कि सारी जगह ये चीज गई। जैसे कि अभी कोविड के समय में जो हुआ था, जो घंटी बजाने वाला था, उस समय क्या लग रहा था कि 5 बजे केवल घंटी ही हर पूरी, जैसे लग रहा था कि जहां भी आप रहिए वीडियो वगैरह हर जगह से ये आ रहा था कि यहाँ 5 बजे घंटी बजी थी। फिर एक बार था कि 7 बजे दिया जलाना था, तो सब लोगों ने दिया जलाया। तो वो है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर काम करेगा तो वो काम हमारे पूरे देश में वो चीज़ फैलेगा उसमें। अगर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी हो रही है ऐसे कर करके, तो पूरे देश का जो क्या होगा, विकास हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें क्या होगा कि सोशल और नेशनल जो समाज है और हमारा देश है उसका क्या हो जाएगा, उसका जो प्रमोशन होगा, उसकी एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। ठीक है, हर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास इससे होता है, तो भी हमारा देश आगे बढ़ेगा। प्रतिभा और सद्गुणों का विकास होगा और उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, ये 4 पॉइंट है इसमें। राइट, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कि मेन टॉपिक आपका जो है, अभी तक तो जो आपने पढ़ा वो आप सबको आता है, तो इसमें कोई नया टॉपिक नहीं था। लेकिन हाँ, अब नया टॉपिक आया है जो आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि कोई जो पॉलिसी होती है उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है। सोशल प्रॉब्लम प्लस गवर्नमेंट एक्शन ऑन इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी। जैसे कि कुछ भी देश में प्रॉब्लम है, देश की प्रॉब्लम क्या हो गई कि जैसे कि बच्चे जा नहीं रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम आई कि इनरोलमेंट जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। एक प्रॉब्लम आ गई कि बच्चे जा नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? मिड डे मील ले आया। इससे क्या हो गया कि इसका जो मेन रीजन था यही था कि बच्चे का एनरोलमेंट बढ़ाना। जब खाना मिलने लगा ना तो बच्चे ज्यादा जाने लगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का उसमें तो ये भी था कि एनरोलमेंट बढ़ाना, और दूसरा था कि हमारे देश में बहुत ही ज्यादा बच्चे, जो ज्यादातर रूरल एरिया वाले बच्चे हैं, वो कुपोषण का शिकार है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, आंगनबाड़ी से मैं जुड़ी हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा ये सब नॉलेज है कि कुपोषित बच्चे गांव में बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे समझ लीजिए 50%, 70-75% तक के किसी किसी गांव में बच्चे क्या हैं, कुपोषित हैं। मतलब उनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो मिड डे मील के द्वारा ये भी किया गया कि बच्चों को सही न्यूट्रिशन दिया जाए। तो एक प्रॉब्लम आई कि बच्चे कुपोषित हैं और उनका एनरोलमेंट रेशियो भी बहुत कम, बच्चे जाने, तो सरकार उसका एक बहुत अच्छा प्लान निकाली, मिड डे मील। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या हुआ, एक स्कीम निकाली मिड डे मील। ठीक है, मतलब आप पॉलिसी समझ लीजिए। ठीक है, पॉलिसी निकाली। फिर क्या हुआ इसका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट कैसा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। जो भी दोनों इनका विजन था कि इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना, तो इनरोलमेंट रेशियो बन गया। दूसरा क्या है, जो कुपोषण को थोड़ा कम करना है, तो वो भी हुआ, काफी हद तक कम हुआ, कुपोषण कम हुआ है। क्योंकि जो बच्चे जाते हैं तो खाना अच्छा मिलता है, लेकिन हर जगह नहीं अच्छा मिलता है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी प्राइमरी में बहुत ही अच्छा खाना दिया जाता है। तो ये हो गया। तो पॉलिसी फॉर्मेशन क्या हो गया, ये इसका क्या है, एक तरह का प्रोसेस है कि कोई मतलब अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्टेप पढ़ेंगे, किस किस स्टेप में हम पॉलिसी बनाते हैं। और अभी क्या है कि फॉर्मुलेशन क्यों होती है, कोई पॉलिसी बनाई क्यों जाती है, क्यों बनाई जाती है, कुछ ना कुछ सोशल प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है, फिर उसका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी की, सोसाइटी पे फिर क्या करता है, सब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि अब प्रोसेस क्या है कोई सोच बनाने का। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, हमको लगा कि अब हमको पॉलिसी बनानी चाहिए। तो पॉलिसी बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होना चाहिए ना, कि पहले हम बनाएंगे कैसे, तो क्या क्या करेंगे, कोई पॉलिसी बनेगी तो क्या क्या करेंगे, ये आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है। पहले क्या होता है, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, मतलब जो वर्तमान में सिचुएशन चल रही है। ठीक है, वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी चल रही है, उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है। ओके, फिर क्या करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। जैसे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे मिड डे मील का एग्जांपल लेके चलते हैं तो समझ में आ जाएगा अभी। एनालिसिस, जो वर्तमान में दिक्कत चल रही है कि बच्चों का इनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, ये प्रॉब्लम आई, तो हम उसको एनालिसिस करेंगे, वर्तमान में बच्चे क्यों नहीं स्कूल जा रहे हैं। तो हमको पता चला कि
बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, एनरोलमेंट रेशियो नहीं है इन लोग का, बच्चे जा नहीं रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? फिर चलिए देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। उसके बाद हम कोई पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं कि बच्चों का एनरोलमेंट हो सके। तो 3-4 टाइप की पॉलिसी हमारे दिमाग में, मतलब गवर्नमेंट के दिमाग में 3-4 टाइप की पॉलिसी आई। पहला क्या आया कि मिड डे मील बना दें। दूसरा क्या हुआ, ऐसा करें कि जब बच्चे आए उनको स्कॉलरशिप दें, जो नहीं है उसको नहीं दें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ गया। तीसरा ऑप्शन भी कुछ आ सकता है कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे हफ्ते में 10 दिन आए, उनको रिवार्ड दिया जाए, उनको कुछ दिया जाए, मतलब जो भी है हो सकता है। 4-5 ऑप्शन जो भी आए, ठीक है। बच्चों को ये ऑप्शन, मतलब 4-5 पॉलिसी बनाने का ऑप्शन उनके पास आ गया, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन मतलब 3 या 4 कोई कोई पॉलिसी अपना ये बनाएं, गवर्नमेंट के लोग अपना बना लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या होता है इवेल्युएट, मतलब अगर 4 पॉलिसी बनाए, 3 से 4 पॉलिसी बनाए, तो चारों पॉलिसी को तो हम नहीं ना उसको मतलब सर्कुलेट कर सकते हैं, उसमें से तो एक ही करना पड़ेगा जो बेस्ट होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन। जो 4 पॉलिसी दिमाग में आई है उसका क्या करेंगे, उसका इवेल्युएशन करेंगे कि इन चारों में सबसे बेस्ट कौन है। तो जो बेस्ट वाला होगा वो एक यहाँ पे आ जाएगा। इवेल्युएट करके एक पॉलिसी हम ले लें कि मिड डे मील इसका बहुत अच्छा है, इससे क्या है कि ढेर सारे प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एक पॉलिसी यहाँ पे आ गई, मिड डे मील आ गई। फिर क्या हो गया, मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन। अब उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि जो मिड डे मील है इसमें कुछ कुछ जोड़ना घटाना जो भी करना है, ठीक है, आगे लगाना है कि नहीं लगाना है इस पॉलिसी को। फिर हम लोग डिसीजन ले लिए कि ठीक है, नहीं नहीं एकदम ठीक है ये वाली। फिर क्या करना है, प्लानिंग द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करना है मतलब कि अप्लाई करना है, इसको सिंपल वर्ड में समझिए, अप्लाई। इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि कहीं अप्लाई करना। फिर उस पॉलिसी को हम क्या करेंगे, आपने डिसीजन ले लिया कि मिड डे मील वाली ही पॉलिसी चलेगी, इसी से हमारा जो है, जो हमारा एम हम लोग सोच रहे हैं कि इनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाए, इसी से ये आगे बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा, तो वो पॉलिसी को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। प्लानिंग ऑफ पॉलिसी, ठीक है, अप्लाई करने का प्लान करेंगे। जो हम उसके बाद अप्लाई कर दिए कि जितने इंडिया है, जितने इंडिया में जितने भी प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, उसमें क्या होगा, मिड डे मील स्कीम आ गई। तो फिर उसके बाद हम उसका असेसमेंट करेंगे कि जो हम सोचे थे कि एनरोलमेंट रेशियो मिड डे मील से बढ़ जाएगा, तो उसके बाद उसका आकलन करेंगे कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बच्चे आए कि नहीं आए। अगर बच्चे नहीं आए, जो हमारा एम ऑब्जेक्टिव था नहीं पूरा हुआ, तो वो पॉलिसी वहीं पर रोक दी जाती है। और अगर वो हमारा एम पूरा हुआ कि बच्चे आए, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया, तो फिर वो पॉलिसी क्या होती है कि सब्सिक्वेंस पॉलिसी साइकिल, वो जो पॉलिसी है वो साइकिल में फिर आ जाएगी, मतलब वो अलग साइकिल में उसको बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब मिड डे मील बंद नहीं होगा, वो पॉलिसी रन करा दी जाएगी, चलती रहेगी। समझ में आ गया? एक बार मैं और समझाऊंगी, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया? अब सारे लोग, आप लोग इसमें जुड़े हैं जितने लोग, सारे लोग इसको बताइए। हाँ, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, 2 मिनट बचे हैं बस। 2 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, सब खत्म हो गया, देखिए खत्म हो गया आपका यूनिट बी जो है, फिनिश हो गया। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? थोड़ा एक बार मुझे बता दीजिए आप, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से समझा दिया उसको। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होता, लेकिन तब भी आप लोग बताइए। 2 मिनट में क्लास चलने वाली है आपकी, ठीक है, मुझे पता है 1 मिनट हो गया। मैं एक बार हिंदी में बता देती हूँ फिर से, ठीक है। मौजूदा स्थिति का विश्लेषण, पहले जो हमारी स्थिति है, मौजूदा स्थिति क्या है, जो प्रेजेंट टाइम में है, उसका क्या करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, नीति विकल्प का निर्माण। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके विकल्प क्या क्या है, मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम है उससे निपटने का विकल्प क्या क्या है। तो 3-4 विकल्प हमको मिल गया, ठीक है, 5 विकल्प हमको मिल गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नीति विकल्प का मूल्यांकन। फिर ये जो पांचों विकल्प है उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि पांचों विकल्प तो सही हो नहीं सकते ना, एक का करेंगे, तो एक हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नीतिगत निर्णय लेना। उसके बाद निर्णय लेंगे कि जो एक विकल्प है वो सही है कि नहीं, थोड़ा एक बार फिर से उसको सोचेंगे कि सही है कि नहीं, ये पॉलिसी रन करानी है कि नहीं करानी है, ठीक है। करानी है, फिर ये हो गया, सही हो गया, करानी है भाई, एक फर्स्ट वाली। फिर नीति एक क्रियान्वयन की योजना बनाएंगे कि इसको कैसे हमको क्रियान्वयन करना, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। योजना बना के क्या कर लिए, इम्प्लीमेंट कर दिए उसको, मतलब कहीं उसको अप्लाई कर दें, पूरे भारत में हम उसको अप्लाई कर देंगे उसको। फिर हम क्या करेंगे, उसका प्रभाव जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने पॉलिसी बनाई उसका प्रभाव क्या है। जो हम सोच रहे थे कि एनरोलमेंट रेशियो हमारा बढ़ जाए, एनरोलमेंट रेशियो मतलब कि जो बच्चे स्कूल में आने लगे, ठीक है, एनरोल्ड होने लगे,
तो उसका प्रभाव देखेंगे कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं, हमारा आकलन करेंगे। और उसके बाद अगर बच्चे आ रहे हैं तो वो पॉलिसी आगे चलेगी, ठीक है, वो चक्र में आगे चल जाएगी साइकिल में, नहीं तो फिर वहीं पे वो खत्म हो जाएगी। ये हो गया आपका पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, आपका पूरा खत्म हो गया। कल से हम लोग पार्ट सी को पढ़ेंगे, एक दिन पार्ट सी पढ़ेंगे, एक दिन पार्ट डी पढ़ेंगे, बस खत्म हो गया, यही खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, अभिज्ञान यू कैन लीव, ठीक है, पूरा क्लास खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। किसी और को कोई दिक्कत है तो वो पूछ ले, नहीं तो क्लास मेरी भी खत्म हो गई। थैंक यू। थैंक यू शिल्पी, समझ में आ गया शिल्पी आपको? ओके, बाय सबको फिर। थैंक यू। कल 10 बजे वाली क्लास में आप सब आइएगा, ओके। कल भी आपकी 2 क्लास रहेगी, 10 AM रहेगी और 6 PM रेगुलर क्लास। हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोनों क्लास लेने को, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम हम लोग को बहुत कम मिला है। 6 महीने का सिलेबस हम लोग 2 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, आपको भी करनी पड़ेगी, हमको भी। ओके, बाय सबको।